Hello everyone. I, Samish Fale, lecturer in this course. We already started with our second chapter, that is ideal gas and ideal gas processes. And today's topic is ideal gas. Before starting today's lecture, let us discuss what we have learned in the previous video. In the previous video, we had learned what is ideal gas. What is ideal gas? The gas which follows the law PV equals to RT at all temperature and pressure. That gas is known as ideal gas. This thing we had learned in the previous lecture, in the first video. Then after that, we had learned the concept of Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac law. What Boyle's law said? In Boyle's law, the temperature is constant, and if the temperature is constant of any gas, then the volume of that gas is inversely proportional to the pressure of that gas. In Charles law, the pressure is constant, and if the any gas whose pressure is constant, then the volume is directly proportional to the temperature. And in Gay-Lussac's law, the volume is constant and the pressure of that gas is directly proportional to the temperature of that gas. ये चीज़ें अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे. उसके बाद में अपन ने पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. इसके बाद में अपन ने क्या देखे थे? कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी गैस का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है क्या? उस गैस के नंबर ऑफ मोल से. कोई भी गैस का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उस गैस के नंबर ऑफ मोल से. तो ये चीज़ें अपन ने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़े थे. आउटकम of today's lecture is, after watching this video, the learner will be able to derive characteristics gas equation using Boyle's law and Charles law. आज का वीडियो देखने के बाद में आप डेरिवेशन सॉल्व कर पाओगे काय के लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन के लिए. काय से? यूजिंग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जो कि अपन ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं. क्लियर है? उसके बाद में अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है उसका कंसेप्ट जानोगे. और उसके बाद में डिफाइन स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो जानोगे. प्रोग्राम आउटकम. प्रोग्राम आउटकम बोले तो आज का वीडियो देखने के बाद में कौन से पीओस आज के वीडियो से मैप होंगे वो चीज़ें अपन इस वाले टेबल में दिया हुआ है. क्लियर है? Let's start with today's topic, that is derivation of characteristics gas equation using Boyle's law and Charles law. आज का अपना टॉपिक क्या है? डेरिवेशन बनाना पढ़ना अपने को. किसके लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन के लिए. किसके बनाना है डेरिवेशन? यूजिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. तो यहाँ पे एक मैंने पीवी डायग्राम बनाया है, एक ग्राफ बनाया है जिसमें वाई डायरेक्शन के ऊपर में लिया है मैंने प्रेशर, जिसको अपन ने पी से डिनोट किया, और एक्स डायरेक्शन के ऊपर में लिया है वॉल्यूम, जिसको वाई से डिनोट किया है. तो इसको इस वाले ग्राफ को अपन बोलते हैं पीवी ग्राफ. तो अपने को यूजिंग चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ करना है. तो यहाँ पर देख रहे हो 1 से 2 डैश, 1 से 2 डैश एक प्रोसेस है जो जिसमें लिखा हुआ है P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. जिसमें क्या लिखा हुआ है? P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अभी P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कौन से प्रोसेस में रहता है अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे. क्या? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और गे-लुकास लॉ पढ़े. उसमें अपन ने देखे थे कि P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कौन से लॉ में रहता है? अपना चार्ल्स लॉ में. तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ मैंने बना दिया यहाँ पे 1 से 2 डैश एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हो गया चार्ल्स लॉ बना दिया. उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है अपने को 2 डैश से 2 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है T इक्वल्स टू कांस्टेंट. T इक्वल्स टू कांस्टेंट बोले तो टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट. और टेम्परेचर कौन से लॉ में अपना कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर अपना रहता है कांस्टेंट कौन से? बॉयल्स लॉ में. कौन से लॉ में रहता है कांस्टेंट? बॉयल्स लॉ में. तो अपन ने यहाँ पे दो प्रोसेसेस, 2 लॉ बना दिए. एक लॉ बनाया अपन ने कौन सा? बॉयल्स लॉ. और दूसरा लॉ बनाया चार्ल्स लॉ. तो प्रोसेस 1 से 2 डैश कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? अपना चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है. और प्रोसेस 2 डैश से 2 कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? अपना फॉलो कर रहा है बॉयल्स लॉ को. तो यहाँ पे लिखा है लेट अस कंसिडर यूनिट मास ऑफ एन आइडियल गैस चेंजेस इट्स स्टेट इन फॉलोइंग 2 सक्सेसिव प्रोसेस. मतलब एक अपन ने यूनिट मास ऑफ गैस लिए, 1 किलो गैस लिए है आइडियल गैस, जो चेंज हो रहा है, जो उसकी स्टेट चेंज कर रहा है कौन से? ये फॉलोइंग 2 प्रोसेस में. तो यहाँ पे 2 प्रोसेस कौन सी है? एक प्रोसेस है 1 से 2 डैश और एक प्रोसेस है 2 डैश से 2. तो प्रोसेस 1 से 2 डैश कौन सी है? अपनी चार्ल्स लॉ है. प्रोसेस 1 से 2 डैश कौन सी है? अपनी प्रोसेस चार्ल्स लॉ.
तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट है तो उसकी पीवीटी रिलेशन क्या हो जाएंगी, V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 डैश बाय T2 डैश, क्योंकि अपने को पता है पीवीटी रिलेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या हो रहा है, V1 बाय T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उसका V2 डैश बाय T2 डैश। पर यहाँ पे अपने को दिख रहा है क्या कि जो अपना V2 डैश है, जो अपना V2 डैश है, सॉरी जो अपना 2 पॉइंट है 2 डैश पॉइंट, उसका 2 डैश का जो पॉइंट है उसका जो टेम्परेचर है वो इक्वल्स है किसके, 2 पॉइंट के, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डैश से 2 वाली जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, मतलब जितना टेम्परेचर आपने 2 डैश वाले पॉइंट का रहेगा उतना ही टेम्परेचर आपने कौन सा पॉइंट का रहेगा, 2 वाले पॉइंट का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंस T2 डैश इक्वल्स टू 2, यहाँ पे दिख रहा है अपने को ग्राफ में, क्योंकि प्रोसेस 2 डैश से 2 जो है उसमें अपना टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए 2 डैश इक्वल्स टू क्या अपना T2 है। तो अपन T2 डैश के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, T2, तो यहाँ पे T2 डैश के जगह पे मैं क्या लिख सकता है, T2 लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 बाय T1 एज इट इज, V2 डैश एज इट इज, और T2 डैश के जगह पे क्या आ गया अपना T2, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अगर मैं V2 डैश की वैल्यू निकालना है, मेरे को काय की वैल्यू निकालना है, V2 डैश की, तो यहाँ पे V2 डैश को मेरे को अलग लिखना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें इक्वल्स टू के एक साइड में। तो यहाँ पे ये V2 डैश इक्वल्स टू के इधर साइड में इसको लिख दिया, ये तो ऑलरेडी इक्वल्स टू के इधर साइड में था, V1 बाई T1 ऑलरेडी वैसा का वैसा आ गया, और ये जो डिनोमिनेटर में T2 डैश था वो इक्वल्स टू के इधर साइड में जाएगा तो काय में हो जाएगा मल्टीप्लाई में T2। तो V2 डैश की वैल्यू मेरे को प्रोसेस 1 से 2 में चार्ल्स लॉ से V2 डैश की वैल्यू क्या मिली, V1 बाई T1 मल्टीप्लाई बाय T2, ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो अभी मैं देखता हूँ मेरा ये वाला प्रोसेस हो गया था, प्रोसेस कौन सा 1 से 2 डैश तक का वैल्यू हो गई है। अभी मैं प्रोसेस कंसिडर कर रहा हूँ कहाँ से, 2 डैश से 2, कौन सी प्रोसेस कंसिडर कर रहा हूँ, 2 डैश से 2। अभी प्रोसेस 2 डैश से 2 क्या है, प्रोसेस 2 डैश से 2 कौन सी प्रोसेस थी अपनी, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस 2 डैश से 2 कौन सा है अपना लॉ, बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ के हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो अपना उसका इक्वेशन क्या बनता है, P2 डैश मल्टीप्लाई बाय V2 डैश इज इक्वल्स टू होता है P2V2। पर इसमें मेरे को दिख रहा है कि जो प्रेशर है पॉइंट नंबर 2 डैश का, जो प्रेशर है पॉइंट नंबर 2 डैश का वही प्रेशर है मेरा कौन सा, पॉइंट नंबर 1 का। ग्राफ से मेरे को दिख रहा है क्या कि जितना प्रेशर पॉइंट नंबर 2 डैश के ऊपर में उतना ही प्रेशर कौन से वाले इस पे अपना पॉइंट नंबर 1 के ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिंस P2 डैश इज इक्वल्स टू P1, ये मेरे को ग्राफ से दिख रहा है, तो मैं P2 डैश के जगह पे ये वाले इक्वेशन में P2 डैश की जगह पे क्या पुटअप करूंगा, P1। तो अगर मैंने P1 पुटअप किया P2 डैश की जगह पे तो यहाँ पे क्या आएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय V2 डैश इक्वल्स टू P2 अपॉन V2। तो अगर इसमें से मेरे को V2 डैश की वैल्यू निकालना है, मेरे को वैल्यू निकालना है कि V2 डैश की, तो V2 डैश को मैं अलग रखता हूँ और बाकी पूरी चीज़ें एक साइड में लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगी, V2 डैश इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी इक्वल्स टू की इधर है तो इसको कोई चेंज होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने P2V2, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया P2V2 अपॉन P1, ये मेरे को मिली इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इसके पहले में एक इक्वेशन मिली थी जिसमें मेरे को V2 डैश की वैल्यू मिली थी, अभी एक इक्वेशन मिली जिसमें मेरे को V2 डैश की वैल्यू मिली है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे को V2 डैश के 2 इक्वेशन मिले, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो जब भी कोई भी इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, कोई भी वैल्यूज का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है इक्वेशन में तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होता है। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होता, V1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2, क्या है V1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 इक्वल्स टू सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है P2V2 अपॉन P1। तो अभी इस वाले इक्वेशन में क्या करता हूँ मैं, 1 वाली चीज़ें एक साइड में लेके जाता हूँ और 2 वाली चीज़ें एक साइड में। तो यहाँ पे V1 बाय T1 एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई, ये P1 जो है ये इक्वल्स टू के इधर साइड में डिनोमिनेटर में, ये इक्वल्स टू के इधर साइड में लेके जाऊंगा तो ये काय में आ जाएगा अपना मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हो गया V1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय P1 इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू के इधर साइड में ही था P2 बाई V2 एज इट इज, ये जो T2 है ये इक्वल्स टू के इधर साइड में काय में मल्टीप्लाई में, इधर साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे ये T2। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है P1V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2V2 बाई T2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, PV बाई T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ PV बाई T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अभी यहाँ पे 2 ही प्रोसेस थे इसलिए P1V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2V2 बाई T2 आया है। अगर तीसरा भी प्रोसेस होता तो इसके आगे में क्या लिख के आता P3V3 बाय T3, मतलब जितनी प्रोसेसेस रहेंगे उतना ये
इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पे लिखा मैंने PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट लिखा है, ये कांस्टेंट को एक टर्म से डिनोट किया जाता है, जिस वाले टर्म को बोला जाता है R, जिसको बोला जाता है R, जिस वाले टर्म को डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट वाले टर्म को डिनोट करते हैं किससे, R से। और जो R रहता है उस वाले, इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। वो R को क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दी पर्टिकुलर गैस। ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेंगी, ये जो R की वैल्यू रहेंगी, ये कौन सी गैस है वो गैस के ऊपर में डिपेंड रहेंगे। एयर के लिए इसकी वैल्यू अलग रहेंगी, नाइट्रोजन के लिए अलग रहेंगी, ऑक्सीजन के लिए अलग रहेंगी। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलर उस गैस के ऊपर में डिपेंड करेगा। और उस गैस को डिनोट करते हैं अपन कैसे, R से। और उस गैस को डिनोट करते हैं अपन ये वाले कांस्टेंट को R से, वेयर R इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये R को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट के जगह पे मैंने R रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसी बन जाएगी, PV/T इक्वल्स टू R। इक्वेशन क्या बनेगी, PV/T इक्वल्स टू R। तो अगर ये इक्वेशन को मैं फिर से रीशफल करता हूँ, ये जो T डिनोमिनेटर में, ये T को मैं इधर साइड में लेके जाता हूँ इक्वल्स टू के इधर साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर परफेक्ट गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस और परफेक्ट गैस के लिए क्या बन जाएगा, PV इक्वल्स टू RT, PV इक्वल्स टू RT। और अगर कोई मास कंसिडर हो रहा है, अगर कोई मास कंसिडर हो रहा है, इफ m kg ऑफ मास, अपन ने तो स्टार्टिंग में अज्यूम कितना किए थे, मास 1 kg अज्यूम किए थे। अपन ने जब डेरिवेशन स्टार्ट किए थे तब मैंने बताया था ना यूनिट मास, तो अपन ने मास कितना कंसिडर किए थे, 1 kg। पर अगर मास क्वेश्चन में 1 kg नहीं है और अपने को मास बढ़ रहा है, अगर 2 kg दिया है, 3 kg दिया है, तो उस केस में अगर इफ m kg ऑफ मास ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V, अगर मास बढ़ेगा तो यहाँ पर अपने को, ये यहाँ पर भी मास है पर यहाँ पे कितना अपने 1 किया कंसिडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। और अगर मास के टर्म्स में लिखना है तो इक्वेशन क्या हो जाएंगे, PV इक्वल्स टू MRT। तो ये हो गई अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, या इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये वाले चीज़ को क्या बोला जाता है, ये वाले इक्वेशन को PV इक्वल्स टू RT, इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये इक्वेशन आपको हरदम याद रखना है। ये इक्वेशन हर जितने भी आगे में अपन प्रोसेसेस पढ़ेंगे, आइडियल गैस प्रोसेसेस, सब में ये वाली इक्वेशन यूज होंगी। और ये हर प्रोसेसेस के लिए इक्वेशन स्टैंडर्ड है, क्या है, PV इक्वल्स टू MRT, PV इक्वल्स टू MRT। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है अपने को वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलार कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलार कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, और मोलार गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है कैसे, RU से। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है RU से, इक्वल्स टू क्या है बोल रहा हूँ, वो प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और किस किस का प्रोडक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और अभी देखा अपने कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, R से। तो प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। और कोई भी गैस का मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर आपको पूछा कभी क्वेश्चन में, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। क्लियर है। वेयर RU को क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, R बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, और M बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, जिसकी यूनिट रहेंगी अपनी kg मोल। और ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी सभी गैस के लिए वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसकी सभी गैस के लिए वैल्यू सेम रहती है, और वो रहती है 8.314। कितना रहता है, 8.314 किलो जूल पर kg मोल। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 8.314 किलो जूल पर kg मोल। ये कोई भी गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हरदम सेम रहती है, और वो रहती है 8.314 किलो जूल पर kg मोल। क्लियर है। और इसकी SI यूनिट जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया क्या है, किलो जूल पर kg मोल केल्विन। क्लियर है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हरदम कांस्टेंट रहेंगी। तो अगर आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर किसी ने पूछा कितनी होती है, तो हरदम कितनी रहेंगी, वो 8.314 किलो जूल पर kg मोल। कितनी रहेंगी, 8.314 किलो जूल पर kg मोल। क्लियर है।
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है अपना, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या है कि अगर अपने पास में कोई एक बर्तन है, उसमें पानी है, सपोज उसमें पानी है और वो पानी कितना है 1 kg, यूनिट मास लिया है, मतलब यूनिट मतलब कितना होता है 1। तो अगर मैंने 1 किलो पानी है कोई बर्तन में, तो ये पानी का मेरे को क्या बढ़ाना है? टेम्परेचर बढ़ाना है, रेज दी टेम्परेचर। ये पानी का मेरे को क्या बढ़ाना है? टेम्परेचर बढ़ाना है। और वो टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस से। वो टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है? ये 1 किलो गैस का टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है मेरे को? 1 डिग्री सेल्सियस से। और ये 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, ये 1 किलो पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, उस वाले हीट को बोला जाता है क्या? स्पेसिफिक हीट। उस वाली हीट को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी एक यूनिट मास ऑफ अ गैस लेंगे अपन, अगर उस गैस का अपने को टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, उस गैस का अपने को क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, उस वाले हीट को बोला जाता है क्या? स्पेसिफिक हीट। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 2 टाइप की होती है। स्पेसिफिक हीट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। स्पेसिफिक हीट होती है 2 टाइप्स की। तो एक रहता है पहली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, पहली वाली कौन सी टाइप की हीट है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये अगर जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था कि एक बर्तन है, उसमें पानी है, पानी कितना है 1 किलो, 1 kg पानी लिए थे अपन ने यूनिट मास। इसका मेरे को क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से। इसका मैं 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। इसका मैं 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लग रही है, उस वाली हीट को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। पर ये जो हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ये वाटर को जो हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, काय के ऊपर में कर रहा हूँ? अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में कर रहा हूँ। अगर वो हीट मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ, काय के ऊपर में कर रहा हूँ? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में अगर सप्लाई कर रहा हूँ, तो उस वाले स्पेसिफिक हीट को बोला जाएगा क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उस वाले हीट को क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब क्या है? हीट उतनी लग रही है, 1 किलो पानी का मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस से ही टेम्परेचर बढ़ाना है, पर मेरे को जो हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो काय के ऊपर में कर रहा हूँ? एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में कर रहा हूँ। काय के ऊपर में कर रहा हूँ? एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में कर रहा हूँ। इसलिए इस वाले हीट को बोला जाता है क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट किया जाता है कैपिटल CP से। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं अपन? CP से। और इसकी वैल्यू हरदम कांस्टेंट होती है एयर के लिए। इसकी वैल्यू हरदम कांस्टेंट होती है एयर के लिए। और वो अगर अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है तो अपन वो अज्यूम करते हैं कितना? 1.1005 किलो जूल पर केजी केल्विन। कितना अज्यूम करते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू काय के लिए अज्यूम कर रहे हैं अपन? ये अज्यूम कर रहे हैं अपन एयर के लिए। और वो अज्यूम करते हैं अपन कितना? 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो सभी को समझ में आ गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोले तो कितनी हीट लग रही है एक यूनिट मास, 1 किलो 1 किलो अपने एयर की, 1 किलो गैस की अपने को क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो वो अपन उसको हीट देना पड़ेगा। और वो हीट अगर अपन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी दे रहे हैं, तो उस वाले हीट को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसकी वैल्यू, उसको डिनोट किया जाता है CP से। और उसकी वैल्यू होती है एयर के लिए 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। उसी तरीके से और दूसरे टाइप की जो हीट होती है वो होती है अपना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कौन सी होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब इसमें क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब अपने को क्या करना है? वॉल्यूम हीट बढ़ाना है। 1 किलो गैस का अपने को क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। 1 किलो गैस का अपने को क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए अपने को हीट देना पड़ेगा। और वो उस वाले हीट को अपन स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। पर वो अगर अपन वो जो हीट दे रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में दे रहे हैं, अगर वो हीट अपन काय के ऊपर में दे रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में, तो उस वाले हीट को बोला जाता है क्या?
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस वाली हीट को क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये हरदम याद रखना कि स्पेसिफिक हीट एट, अगर हीट अपन कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हीट अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है कैपिटल CV से। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है कैसे, कैपिटल CV से। और इसकी वैल्यू एयर के लिए, इसकी वैल्यू एयर के लिए हरदम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू एयर के लिए हरदम कांस्टेंट होती है और वो लिया जाता है 0.0718, ये लिया जाता है कितना, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये वाली वैल्यूज भी अपने को हरदम याद रखना है। ये वैल्यू आज अभी थर्मल में ही नहीं, आप इसके बाद में पावर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट पढ़ोगे 5th सेम में, उसमें भी ये वैल्यूज काम में आती है। तो हरदम याद रखने का, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू एयर के लिए कितना होती है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एयर के लिए कितना होता है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। समझ में आया सबको? लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन यूजिंग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। यूजिंग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अपन ने क्या पढ़े, डेरिवेशन पढ़े किसका, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का। और ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको MSBT के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क्स के लिए हरदम मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़े अपन ने, नेक्स्ट चीज़ पढ़े यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है वो पढ़े। उसके बाद में अपन ने पढ़े स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो चीज़ देखे। क्लियर है? तो आज का अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़े, सबसे पहले तो डेरिवेशन पढ़े, उसके बाद में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है वो पढ़े, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो पढ़े, उसके बाद में यूनिट आउटकम अचीव्ड। आज का वीडियो देखने के बाद में आपका सिलेबस का कौन सा यूनिट आउटकम अचीव्ड होता है वो देखते हैं। तो आज का सिलेबस वीडियो देखने के बाद में आपका यूनिट आउटकम अचीव्ड हो रहा है 2.D, दैट इज डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ कॉमनली यूज्ड गैसेस फॉर गिवन डाटा। इससे आप कॉमनली यूज्ड गैसेज जो है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो, मतलब R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है अपना प्रोग्राम आउटकम। तो आज का वीडियो देखने के बाद में ये कुछ प्रोग्राम्स आउटकम है जो अचीव्ड हो रहे हैं, जैसा कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, इंजीनियरिंग एंड एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग टूल्स, फिर उसके बाद में अपना इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, उसके बाद में हो रहा है अपना लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और उसके बाद में अपना हो रहा है कम्युनिकेशन। ये अपने POs मैप हो रहे हैं आज के वीडियोज से। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन MSBT, ये कुछ क्वेश्चन है जो MSBT में हरदम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूजिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ डिराइव द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन फॉर अ परफेक्ट गैस। तो जो अपन ने डेरिवेशन पढ़े वो एज इट इज ये डेरिवेशन इस वाले इसमें आपको लिखना है। सेकेंड है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन एंड गिव यूनिट ऑफ ईच टर्म इन इट, और राइट द इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड नेम वेरियस टर्म यूज्ड इन इट। तो जो अपन ने डेरिवेशन से जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसको मैं बताया कि PV इक्वल्स टू MRT, PV इक्वल्स टू MRT अपन ने जो डिस्कस करे, जो अपन ने फाइंड आउट किए वो लिखना है आपको, और उसमें बताना है नीचे में कि P क्या होता है, V क्या होता है, M क्या होता है, R क्या होता है और T क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ये वाले आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, स्टेट इज यूनिट। तो अपन ने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है वो पढ़े, उसका वो वाली उसकी डेफिनेशन लिखना है और उसकी यूनिट लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, राइट द मीनिंग ऑफ ईच टर्म। तो आपने को बताना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो अपन ने रिलेशन देखे RU इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, RU इक्वल्स टू कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। तो ये वाला आपको रिलेशन लिखना है और उसमें बताना है कि RU क्या होता है, R क्या होता है और M क्या होता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है वो है डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो अपन ने देखे, और स्टेट दी टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस पजेसेस। तो आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद में दो टाइप की जो स्पेसिफिक हीट पढ़े अपन ने, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी भी डेफिनेशंस लिखना है और उसको कैसे डिनोट करते हैं वो चीज़ें आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखना है। क्लियर है?
इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद वाले वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे अपन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका पीवीटीएस डायग्राम देखेंगे और उस वर्क डन, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, तो उसके फॉर्मूलेज इसके आने वाले वीडियो में देखेंगे अपन। क्लियर है? तो थैंक यू। अगर किसी को भी कुछ डाउट है आज के वीडियो में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सो वंस अगेन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।